और अब बात करेंगे यूपी के एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है और चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी है और यूपी में 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। चुनाव आयोग की तरफ से ईसी की तरफ से डाटा दिया गया है, आधिकारिक आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। यूपी में 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। चुनाव आयोग ने कहा है, तस्वीर साफ कर दी है और ये पूरा आंकड़ा वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया। यूपी में 46.23 लाख मतदाता मृतक हैं। चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं और यूपी में 2.17 करोड़ लोग स्थानांतरित हो गए, यानी कि दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए। 25.47 लाख वोटर्सों के नाम एक से ज्यादा जगहों पर पाए गए। ईसी ने इस बात की जानकारी भी साझा की है और यूपी में 18.07% लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म वापस नहीं किए, उनके फॉर्म वापस ही नहीं आए। एसआईआर में 18.70% लोगों के हस्ताक्षर सामने नहीं आए। जिनके नाम ड्राफ्ट में नहीं है वो फॉर्म 6 भरें, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। 15,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए और वोटर लिस्ट पर 6 फरवरी तक दावा कर सकते हैं लोग। 6 मार्च को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। 15 करोड़ 44 लाख 30,092 मतदाता थे। वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया। वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12 करोड़ 55 लाख। एग्जैक्ट है 12 करोड़ 55 लाख 56,025। और जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने। अब आप एसआईआर का फैक्ट भी समझिए। यूपी में एसआईआर 15.44 करोड़ एसआईआर से पहले वोटर थे, लेकिन एसआईआर के बाद यह आंकड़ा 12.55 करोड़ तक जा पहुंचा है, यानी कि 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं यूपी में एसआईआर के माध्यम से। इसके अलावा यूपी में दूसरा आंकड़ा भी समझिए, 15.44 करोड़ 12.55 करोड़ नाम एसआईआर के बाद और नाम कटे हैं जो अपडेट कर दी गई। ये अपडेट हम आप तक पहुंचाए, 2.89 करोड़ नाम काट दिए गए और इसके अलावा वोटरों में कमी है 18.75%। और ये वो आंकड़ा है जो बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से अपलोड कर दिया गया। लखनऊ राजधानी जहां पर 40 लाख एसआईआर से पहले थे, 28 लाख एसआईआर के बाद नाम कटे 12 लाख। नोएडा पर आइए, कानपुर, प्रयागराज और बरेली, नोएडा के साथ कानपुर में 35.38 लाख, 26.32 लाख एसआईआर के बाद और यह आंकड़ा यहां पर नाम कटने का है 12 लाख। राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद में 1.60 लाख, लखनऊ में 2.20 लाख, अयोध्या में 41,000 वोट कटे और प्रयागराज में 1.40 लाख, तो सहारनपुर में भी 1.40 लाख वोटर यहां पर नहीं मिले। कितने वोटर नहीं मिले वो आंकड़ा है। गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर, लखनऊ, अयोध्या से लेकर प्रयागराज की तस्वीर है और इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहां पर इतने वोटर नहीं मिले। किन जिलों में सबसे ज्यादा वोटर्स कटे? राजधानी लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मेरठ और कानपुर। ये वो जिले हैं यूपी के जहां पर सबसे ज्यादा वोटों के नाम काट दिए गए। मेरठ मंडल में कितने वोट घटे हैं इसे भी आप समझिए। 8 लाख गाजियाबाद, मेरठ में 6.3 लाख, बागपत में 1.5 लाख, हापुड़ में 2.5 लाख और बुलंदशहर में 3.5 लाख। मेरठ मंडल में गौतम बुद्ध नगर भी आता है जहां पर 3 लाख वोट काट दिए गए। पश्चिम बंगाल की अब बात करते हैं जहां पर ममता दीदी खूब गरज रही है। दीदी का क्या होगा इसे भी आप समझिए। 2024 टीएमसी बीजेपी 7% वोट का अंतर और इसी के साथ 5% वोट का डर ममता दीदी को सता रहा है। 2021 टीएमसी बीजेपी 10% वोट का अंतर दोनों पार्टियों के बीच में रहता है और इसीलिए अलग अलग तस्वीरें। 2026 पर आइए, यहां पर भी ममता बनर्जी 2021 से 2024 तक ममता का वोट 2% घटा। 2021 से 2024 3 साल का एक फासला और यहां पर बीजेपी का वोट 1% बढ़ा, यानी कि बीजेपी मजबूत स्थिति में। और इसीलिए दीदी का क्या होगा 2026 चुनाव में? दीदी का क्या होगा? 77 सीटें जहां पर बीजेपी का वोट शेयर 38% 2021 में और यही आप नीचे जाएंगे तो 1% बीजेपी का वोट बढ़ा। 13 सीट पर आगे निकली भारतीय जनता पार्टी। 2024 में आइए, बीजेपी वोट शेयर 39% और 90 सीटों पर यहां पर लीड ली गई। लेकिन इसीलिए दीदी को हराना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि बीजेपी लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी यहां पर मजबूत होती गई किस तरीके से? 2024 में आप देखिए, टीएमसी 46% वोट के साथ बीजेपी 5% वोट शेयर बढ़ा लेती है। ममता हार सकती है और यही 5% वोट का डर
ममता को सता रहा है। बीजेपी 39% वोट, कांग्रेस और सीपीएम को मिला दिया जाए तो 11% वोट, और यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का 5% वोट शेयर बीजेपी बढ़ा लेती है। बीजेपी अपना 5% वोट शेयर बढ़ा लेती है और इसी 5% का डर इस तस्वीर को है, यानी कि ममता बनर्जी को यह डर सता रहा है। तो दूसरे तरफ बीजेपी 5% वोट शेयर बढ़ा लेती है और यही ममता के लिए बेहद खतरनाक समीकरण, और इसी समीकरण के साथ ममता हार सकती है। इसीलिए हमें कह रहे हैं दीदी की शक्ति पूजा को भी आप समझिए। कोलकाता में दुर्गा आंगन का शिलान्यास 2 लाख वर्ग फुट में होगा दीदी की शक्ति पूजा, और इसके लिए बाकायदा रोड मैप है। गर्भगृह 54 मीटर ऊंचा, दीदी की अचानक से भगवा भक्ति नजर आ रही। दीदी की शक्ति पूजा परिसर में 108 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। ये पूरी पिक्चर है शक्ति पूजा की। 64 सिंह मूर्तियां लगेगी कोलकाता में दुर्गा आंगन, जिसका शिलान्यास कर दिया गया। और इसीलिए हमें कह रहे हैं कि दीदी की भगवा भक्ति रणनीति है या फिर दीदी के लिए डर है, और डर के कारण दीदी को शक्ति पूजा करनी पड़ रही है। गर्भगृह में 54 मीटर ऊंचा यहां पर बनाया जाएगा। परिसर में अलग अलग तरीके से प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। 70% भगवा का डर है। कालीघाट मंदिर में पुनर्विकास यहां पर किया जा रहा है ममता सरकार की तरफ से। गंगा सागर का विकास होगा, लेकिन विकास क्यों हो रहा है? क्या दीदी को डर है? और इसी डर के कारण कपिल मुनि आश्रम, नए पुल का निर्माण, ये तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। गंगा सागर मेला राज्य सरकार आयोजित किया जा रहा है। आखिर अचानक से सब क्यों होने लगा? नवदीप को पवित्र नगर घोषित किया गया। चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली मायापुर का भी जिक्र करने लगी। दक्षिणेश्वर स्काई वॉक भी बनेगा, ममता दीदी ये भी कह रही हैं। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर भी दीदी बनवाएंगी, क्योंकि ममता दीदी को एक बार फिर से सरकार में लौटना है। और श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इसका नाम होगा, यानी कि दीदी का साफ संदेश है। और दीदी इसलिए कुछ दिनों से भगवा होती हुई नजर आ रही। दीदी की भगवा भक्ति को आप एक बार फिर से इस स्लाइड से समझिए। रणनीति या डर? हिंदू हिंदू क्यों करने लगी है दीदी, ये बेहद महत्वपूर्ण। ईद की छुट्टियां बढ़ा दी थी दीदी ने, आपको याद होगा, और इसीलिए महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया था दीदी ने। ये बयान उनका बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। इसके अलावा बड़ी घातक है दीदी और घायल दीदी इनको कहा जाता है। दीदी सरेंडर नहीं करती है, कभी भी ममता दीदी सरेंडर नहीं करती है। दीदी हमेशा उठकर खड़ी होती है, और दीदी तभी हारती है जब वो चाहती है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि दीदी को हराना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं, मुश्किल जरूर है। 34 साल की ममता बड़ी लीडर कैसे बनती है, इसे भी आप समझिए। लालू आलम ने ममता का सिर फोड़ दिया था, और यहां से ममता बनर्जी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही। लेफ्ट वर्कर लालू आलम ने आयरन रॉड से मारा था ममता दीदी को। दीदी के सिर पर कई जगह वार हुआ, और यहां से ममता दीदी लोगों की एक अलग पहचान बनती है। साड़ी खून से लाल हो गई थी ममता बनर्जी की। ममता नर्सिंग होम में एडमिट हुई थी, और यहां से ममता बनर्जी को एक नया राजनीतिक ग्राफ मिला। लेफ्ट के खिलाफ विरोध की आवाज बनी, और लेफ्ट का सुपड़ा साफ करके ममता ने खुद की पहचान बना ली। 16 अगस्त 1990 में हाजरा में पूरा ये वाकया होता है। लालू आलम ने ममता का सिर फोड़ दिया, और यहां से ममता बनर्जी बंगाल में ममता दीदी बन गई। दीदी सब पर भारी है, और कैसे भारी है हम आपको बताते हैं। लक्ष्मी भंडार योजना उनकी चल रही है, कन्याश्री योजना चलती है। इसके अलावा इमामों की सैलरी उन्होंने बढ़ा दी, और दुर्गा पूजा की राशि बढ़ा दी, और फिलहाल एक नया मंदिर भी दीदी बनवा रही है। वोटर लिस्ट से लेकर 58 लाख नाम काट दिए गए, और एसआईआर से अब दीदी को डर बना हुआ है। फाइनल लिस्ट बनने तक ज्यादा नाम कट सकते हैं, लेकिन लगातार दीदी यानी कि ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर सवाल पूछ रही। 294 विधानसभा की सीट है बंगाल में, और इन सीटों में अलग अलग समीकरण है। औसतन एक विधानसभा सीट पर 19,728 नाम काट दिए गए। यह आंकड़ा है हर विधानसभा सीट का। इसके अलावा बीजेपी ममता की पहली लड़ाई मोदी शाह बंगाल। अगर अभी नहीं बीजेपी के लिए आसान जी, तो कभी नहीं। बंगाल में किस तरीके का समीकरण है? ममता की लहर थी, बीजेपी 294 में से 289 पर लड़ी थी। 289 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, लेकिन 285 पर जमानत जब्त हो गई पार्टी की, और 4.06% वोट मिले थे, और यहां पर खाता भी नहीं खुला। लेकिन साल दर साल आगे आप जाइए, बंगाल में ममता की लहर थी, बीजेपी 294 सीटों पर चुनाव लड़ी, माफ कीजिएगा 294 में से 289 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन नतीजा 285 पर जमानत पार्टी की जब्त हो गई, और 4.06%। मोदी शाह बंगाल की जोड़ी क्या कमाल दिखा पाएगी? बीजेपी ममता की दूसरी लड़ाई, मोदी पीएम कैंडिडेट थे, और बीजेपी लेकिन 42 सीटों पर लड़ी, 2 सीटों पर जीती, और इसके अलावा 17% वोट मिली थी। 17% पार्टी को वोट मिले थे 2014 लोकसभा चुनाव
में मोदी पीएम कैंडिडेट थे। बीजेपी यहां पर 42 सीटों पर लड़ी, लेकिन 2 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की। अगली स्लाइड के माध्यम से आप समझिए कि बीजेपी 2016 के विधानसभा चुनाव में 291 पर चुनाव लड़ी और इसके साथ 263 पर जमानत जब्त हो गई, यानी कि शानदार प्रदर्शन नहीं रहा। 10.16% वोट मिले और बीजेपी को 3 सीटें मिली। लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव पर आई 18 सीटें पार्टी ने जीती और इसीलिए बीजेपी की बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी बंगाल में। और यहां पर 40.64% वोट मिला था 2019 का लोकसभा चुनाव। अब 21 के विधानसभा चुनाव में आइए, 11 पर जमानत जब्त हुई। 294 सीटों में से 293 पर बीजेपी ने यहां पर चुनाव लड़ा। 37.97% वोट मिले और इसके अलावा बीजेपी 77 सीटों पर जीती। और इस 77 सीटों का आंकड़ा, यही 77 सीटें अब बीजेपी को एक नई दिशा दे रही है बंगाल में। 77 सीटें बीजेपी इस वक्त काबिज है और इन्हीं 77 सीटों के साथ अब भारतीय जनता पार्टी और 2 तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन्हीं 77 सीटों की दम पर ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दे रहे हैं आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ममता बनर्जी को बड़ी चुनौती बीजेपी दे पाएगी, क्योंकि 77 सीटें वर्तमान में इस वक्त 2024 का लोकसभा चुनाव 42 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती है। 12 सीटें यहां पर जीती थी 2024 पर और 39.08% वोट मिले और यहां से बीजेपी को एक अलग तरीके का माहौल मिला। कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती चली गई। इन सब के बीच 12 सीटें 42 सीटों में बीजेपी के खाते में रही। मोदी शाह बंगाल अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि एसआईआर का बंगाल में सबसे ज्यादा विरोध, खूब प्रदर्शन यहां पर चल रहा। मोदी शाह घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। घुसपैठियों को लेकर लगातार अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखरता से बात कर रहे हैं। ममता को घेर रहे हैं बीजेपी एसआईआर पर। बीजेपी एसआईआर पर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर रही है कि आप घुसपैठियों के साथ चुनाव में जीत दर्ज करें। ममता का कोर वोटर बता रहे हैं घुसपैठियों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो ये अलग अलग तस्वीर है बंगाल की जो फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है।